साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की अगर हम बात करें, ये हमारे अगर सिलेबस में रखी है तो ये मान करके चलिएगा कि मुश्किल से ही कंपटीशन एग्जाम में एक आधी पेपर ऐसा बचता होगा जहाँ से क्वेश्चन ना उठता हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम रहती है जहाँ से कुछ ना कुछ हमेशा पूछ लिया जाता है। इसलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड और इसके सारे की फैक्ट को कई बार डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि पोएम को पढ़ते ही पढ़ते हमें चीज़ें तैयार हो जाएं। अगर हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन डेट की, तो ये कंपोज की गई 1802 और ये कहीं कहीं पर 1805 भी देखने को मिलेगा कंपोजिशन डेट कि दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस को 1805 में कंपोज डेट देखने को मिल सकती है। तो हम एक आइडिया लगाएंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस को 1802 से लेकर के 1805 के बीच में लिखा है, बट फाइनली इसको जो पब्लिश करवाया गया है वो कब पब्लिश करवाया गया? 1807 में इनका एक पोएटिक वॉल्यूम आया था, पोएम्स इन टू वॉल्यूम में, ठीक है, ये इनका एक पोएटिक वॉल्यूम था और इसी में इसको पब्लिश करवाया गया। ये क्या है? एक इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट में टोटल कितनी लाइनें होती हैं? 14 लाइनें होती हैं और इटालियन सोनेट को ही एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है पेट्रार्कन सोनेट। ये जो होता है दो भागों में डिवाइड होता है, एक का नाम होता है ऑक्टेव और दूसरे का नाम होता है सस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं और सस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। चलो डिस्कस करते हैं आगे। पहला पॉइंट कहता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्या है? एक सोनेट है। तो एक चीज और ध्यान रखना, जॉनर ए सोनेट है। सोनेट में भी किस तरीके का सोनेट है? तो ये इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट आप बोल सकते हो। इसको लिखा किसने है? तो इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये तैयार हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? तो ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। अगला दूसरा पॉइंट इसका देखेगा, द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज वॉल्यूम पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। 1807 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। इट वाज रिटन इन इटालियन सोनेट फॉर्मेट और ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये इटालियन सोनेट फॉर्मेट में लिखी गई है, ठीक है। और इसमें जो मीटर यूज हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिस मीटर का यूज किया है वो कौन सा है? आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। ऑक्टेव यानी कि इसमें जो इटालियन सोनेट होता है वो ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। तो ऑक्टेव जो होता है उसमें 8 लाइनें होती हैं और उन 8 लाइनों की राइम स्कीम अब्बा अब्बा करके याद कर लेना। ए बी फिर ए बी ए फिर ए बी बी ए। इसके बाद में जो सस्टेट होता है जिसमें 6 लाइनें होती हैं उसकी जो राइम स्कीम होती है सी डी सी या डी सी डी, सी डी ई करके भी होती है, ठीक है। तो सस्टेट की जो राइम स्कीम होती है वो डिफरेंट आपको देखने को मिल सकती है। बात क्लियर होगी? अच्छा, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस सोनेट को लिखा था उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ की आयु कितनी थी? 32 साल थी, ठीक है। 1802 में इसको लिखा है और 1807 में इसको पब्लिश करवाया है। बात क्लियर होगी? फिर से तो ये कब लिखी गई? 1802 में कंपोज की गई है और इसको पब्लिश कब करवाया गया? 1807 में। काहे में? पोएम्स इन टू वॉल्यूम में, रिटन इन इटालियन सोनेट फॉर्मेट में, जो कि 14 लाइनें होती हैं। इसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। जो कि पेट्रार्कन सोनेट होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव में 8 और सस्टेट में 6, ठीक है। तो टोटल आपको पूरी बातें समझ में आई गई होंगी। सोनेट 14 लाइनें, पेट्रार्कन सोनेट है। फर्स्ट 8 लाइन में ऑक्टेव होगा जिसमें ए बी वी ए, लास्ट की 6 लाइनें सस्टेट कहलाती हैं जिसमें सी डी करके याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप कुछ इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से देखिएगा, राइम स्कीम ए बी यानी कि अब्बा अब्बा, सी डी, ओके। जो एक चीज़ और ध्यान बनाए रखना, जो इटालियन सोनेट होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में तो लिखा ही लिखा जाता है। साथ में जो ऑक्टेव होता है उसमें प्रॉब्लम को रेज किया जाता है और लास्ट में जो सस्टेट होता है, ठीक है, 6 लाइनों का, उसमें उस प्रॉब्लम का क्या बताया जाता है? सॉल्यूशन बताया जाता है, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसके वर्ड बाय वर्ड से। देखिएगा, उन्होंने कहा है वर्ड बाय वर्ड में अगर हम डिस्कस करें तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। द वर्ल्ड मीन्स दुनिया, इज टू मच विद अस यानी कि हमारे बोझ से भर गई है। पहले नहीं, लेट एंड सून, पहले नहीं तो आने वाले समय में।
अब क्या है लेट एंड सून का मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा। पहले तो दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूअस परस्यूट दी मनी ऑल टाइम, लगातार हर समय धन के पीछे भागने को। ठीक है, लेट एंड सून का मतलब ऑल द टाइम, हर समय आप जो है धन के पीछे या पैसा कमाने के पीछे दौड़ते रहते हो। यहाँ पर जो कवि है ना, वो कवि कहता है कि भौतिकवादी दुनिया की आलोचना करता है और इसमें ये भी कहता है कि इंसानों को प्रकृति की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन इंसानों को आज नहीं तो कल प्रकृति की मूल्य का समझ आ जाएगा। अभी तो उन इंसानों ने अपनी पूरी ताकत पैसा कमाने, यानी कि गेटिंग का मतलब होता है कमाने में, और स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च करने में। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी, धन कमाना और धन को खर्च करने में अपनी पूरी पावर्स को भी ले बेस्ट आवर पावर्स, हमने अपनी पूरी पावर्स को क्या कर दिया है, बेस्ट कर दिया है। यानी कि कमाने और खर्च करने में हमने हमारी शक्तियों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो इंसान है ना, इंसान ने अपनी पूरी ताकत पैसे को कमाने और उसे खर्च करने में लगा रखी है। उनका ध्यान प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। इंसानों ने अपना दिल और दिमाग दोनों पैसा कमाने में लगाया हुआ है। अब लिटिल बीसी, अब वो कहते हैं लिटिल बीसी इन नेचर दैट इज आवर्स। लिटिल बीसी, हम बहुत कम ध्यान देते हैं इन नेचर, प्रकृति में, दैट इज आवर्स, जो हमारी है। थोड़ा ही जो हम प्रकृति में देखते हैं जो कि हमारी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड वून। सॉलिड वून में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। हमने हमारा दिल दे दिया घिनौने वरदानों में, सॉलिड वून में। उनके कहने का मतलब ये है कि जो वून का मतलब होता है वरदान, और सॉलिड का मतलब होता है बहुत घटिया, लो एंड मीन, चीप। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं, समझा ये रहे हैं कि इंसान प्रकृति की सुंदरता की तरफ तो अब देखता भी नहीं है। भाई एक सोते हुए फूल की तरह हो गया है, जो नेचर का हिस्सा तो है लेकिन वह सो रहा है। और इन सब का जिम्मेदार कौन है, भौतिकवादी संसार है, क्योंकि हमने अपना पूरा समय किस में लगा रखा है, भौतिकवादी संसार में। दिस सी, ये समुद्र, दिस सी ये समुद्र, डेट बेर्स, बेर्स का मतलब होता है ओपन कर देना, हर बूजम टू द मून, अपने बूजम को किसकी ओर, टू द मून। मून का मतलब होता है चंद्रमा की ओर। यानी कि उसके कहने का मतलब नंगा कर दिया है। ठीक है, अपनी सतह को, सरफेस को, अपने सीने को। और आगे उन्होंने कहा, यानी कि ये जो समुद्र है जो नग्न सीना लिए चंद्रमा के सामने खड़ा है। तुमने देखा होगा जब समुद्र जो होता है और सूर्य निकलता है, तो जो सूर्य की परछाई समुद्र में पड़ती है तो किस तरीके का नज़ारा और कितना खूबसूरत सीन नज़र आता है। दी विंड्स, हवाएं, डेट जो विल बी हाउलिंग, यानी कि साए साए करके आवाज़ करती हुई, एट ऑल आवर्स, हर समय चलती रहती हैं। हवाएं जो गरजती हैं, हवाएं जो साए साए करके हर घंटा चलती हैं। फिर कहता है एंड और आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, लेकिन हमने तो और अब ऊपर इकट्ठा है सोते हुए फूलों की तरह। ठीक है, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, जिस तरीके से प्रकृति में चाहे हवाएं कितनी भी साए साए करके चले हैं, लेकिन प्रकृति जो है, फूल जो है ना, वो क्या है, सो रहे हैं, वो अभी भी मुरझाए हुए हैं, उनमें किसी तरीके की कोई भी खिलखिलाहटपन नहीं है। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इसके लिए, इन सब के लिए हम हैं बिना प्रशंसा के। वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी आर आउट ऑफ ट्यून का मतलब अयोग्य हो गए, यानी कि अप गिदड़, पूर्ण रूप से शांत होना, यानी कि अनफिट हो जाना, आउट ऑफ ट्यून हो जाना। तभी तो उन्होंने कहा है कि वह एक सोते हुए फूल की तरह हो गया है, जो नेचर का हिस्सा तो है लेकिन वह सो रहा है। और इन सब का जिम्मेदार कौन है, एक भौतिकवादी संसार है, क्योंकि हम इस भौतिकवादी चीज़ों में अपना ज़्यादा ध्यान लगाने लगे हैं। इट मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड आई हैड रादर बी, यह हमें मूव नहीं कर सकती। ओके, ग्रेट गॉड, हे महान ईश्वर। ओके, आई हैड रादर बी, मैं बनना पसंद करूंगा। क्या पसंद करूंगा, अब पैगन बनना, यानी कि एक पैगन, पैगन का मतलब होता है प्रकृति का पुजारी बनना पसंद करूंगा। सकल्ड इन अ क्रीट आउट वन, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दी पीजेंटली, ताकि मैं शायद खड़ा होऊंगा इस मनोहर घास के मैदान पे।
कभी किसी भगवान की पूजा ना करके प्रकृति का पुजारी बनना चाहता है। वह अच्छी तरह से जानता है अब प्रकृति को कोई भी नहीं पूछता, लेकिन वह अभी भी प्रकृति का ही पुजारी बना रहना चाहता है। वह पैगन बनना चाहता है। वह घास के खुले मैदान जहां पर ओस की बूंदें उसके नंगे पैरों को स्पर्श करें और वहीं से कभी प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहता है, लेकिन कभी किसी भगवान की पूजा ना करके प्रकृति का पुजारी बनना चाहता है। और कभी आगे कहता है, क्या कहता है, हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। ओके, नजारे लूंगा जो मुझे बनाएगा, ओके क्या बनाएगा, कम लाचार। हैव साइट अ प्रोटियस राइजिंग। प्रोटियस एक समुद्र का देवता होता है जो समुद्र में उठती हुई लहरों को शांत कर देता है। देखूंगा किसको, प्रोटियस को समुद्र में उठती हुई लहरों को शांत करते हुए। और अथवा हियर सुनूंगा ओल्ड ट्राइटन को। यहाँ पर दो समुद्री देवताओं का जिक्र किया गया है, एक प्रोटियस और दूसरा ट्राइटन। ब्लो हिज रेथड हॉर्न। और मैं सुनूंगा बूढ़े ट्राइटन को उसका जो शंख है, शंख को बजाते हुए। इसका मतलब ये हुआ, कभी यहाँ पर कहता है आगे कि वह समुद्र के देवता प्रोटियस को समुद्र की लहरों पर चलते देखना चाहता है, समुद्र की उठती हुई लहरों को शांत करते हुए देखना चाहता है, और ट्राइटन को समुद्र में शंख बजाते हुए देखना चाहता है। यहाँ पर जो प्रोटियस और ट्राइटन है ये दोनों समुद्र के देवता हैं। बात क्लियर हो गई। अब इसमें देखो पूरा का पूरा क्या कहा गया है, क्योंकि चीज़ें समझ लीजिए ज़रा यहाँ पर इतनी कम लाइनों में। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है। इट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ मटेरियलिस्टिक आउटलुक। जो भौतिकवाद दृष्टिकोण आपका हो गया है लोगों का, उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाना और खर्च करना है, बिकेम द चीफ कंसर्न ऑफ लाइफ। जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया है, यानी कि पैसे को कमाना और पैसे को खर्च करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बन गया है। पीपल हैव गिवन देयर हार्ट एंड सोल टू द परस्यूट ऑफ मनी। यानी कि जो लोग हैं ना, वो अपना पूरा दिल और दिमाग, आत्मा, सब कुछ पैसा कमाने के पीछे लगा दिया है। दे डू नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो किसी भी तरीके से प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा नहीं करते। दी पोइट लाइक टू बी अ पैगन। कवि जो है वो एक प्रकृति का पुजारी बनना चाहता है, सो डैट, ताकि ही मे रिमेन इन टच विद नेचर, ताकि वह प्रकृति के टच में रह सके। दिस सोनेट हैज द राइमिंग स्कीम, हम कई बार बता चुके हैं, अब्बा अब्बा सी डी ई करके है, ठीक है। और इसकी ऑक्टेव की तो राइमिंग स्कीम सेम रहती है, सस्टेट की चेंज होती रहती है, ध्यान बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट, द पोइट हैज मेंशन्ड द टू सी गॉड। कभी कभी ये बहुत पूछा जाता है, प्रोटियस एंड ट्राइटन। इसमें दो सी गॉड का जिक्र किया गया है, एक प्रोटियस और दूसरे ट्राइटन। ये है आज का टेस्ट और इसको देखिएगा, ठीक है। और इसके सभी आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिए हमको। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स भी आपको डिस्कस कर देंगे। फिलहाल आप लोग अपना इन वीडियो को पॉज करके इसके आंसर देने का प्रयास करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।